हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आप हिंदी की क्लासेस को अब है स्टार्ट कर दीजिए। तो इस रिगार्डिंग मैं आप सभी बच्चों के लिए हिंदी का आज से क्लासेस शुरू करती हैं। तो हिंदी में आपकी आएंगी वर्ण तथा ध्वनि विचार, जो आज आपका पहला चैप्टर है हिंदी का। तो फर्स्ट लेक्चर से हम जो है शुरू कर रहे हैं आज हिंदी। ठीक है गाइज। तो गाइज, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों ने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। ठीक है गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो गाइज, वर्ण तथा ध्वनि विचार। तो गाइज, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना। वर्ण होता क्या है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है। वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लघुत्तम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। वर्ण को हम क्या कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण तो एक ही होता है ना। कहते हैं हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो जैसे अ आ ई ये सब वर्ण है। अ का कैसे खंड करेंगे, आप आ ही बोलेंगे ना उसको, आ को आ ही बोलेंगे। तो वर्ण का खंडन नहीं हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, जैसे अ क च प। ठीक है गाइज। अब आते हैं वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण तो हो गए, हमें वर्ण पता चल गया भैया, भाषा की लघुत्तम इकाई। अब करेंगे वर्णमाला। तो वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 46 होते हैं, क्योंकि वैसे तो 44 होते हैं, दो स्किप किए जाते हैं, जैसे अंग और आहा है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे वर्ण होते हैं, ये कहीं यूज नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों को साइड करे रख के 44 वर्ण भी होते हैं वैसे, बट एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 46 में आपको टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेट तो होते हैं बट उनको हम साइड कर देते हैं। बाकी जब हम हिंदी जैसे व्याकरण करते हैं तो उन चीज़ों को साइड करते हैं, उन दोनों वर्ण को। और इसके अतिरिक्त क्या है, जो संयुक्त वर्ण, इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, एक मिश्र वर्ण होता है तथा 2 अयोगवाह वर्ण भी हैं। ठीक है। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। ठीक है। इनको स्वर और व्यंजन में बांट दिया गया है। तो जैसे हमारे ये जो वर्ण हैं, इनको क्या करा है, वर्ण को 2 भागों पे बांटा है। 2 भागों पे कैसे बांटा है गाइज। सबसे पहले बांटा है, एक को स्वर एक को व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार में बटे गए हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजन। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। समझ रहे हैं आप, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। स्वरों को उसके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे मैंने आपको कहा है, स्वर क्या होते हैं, अ आ ई उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो 11 हो गए हमारे। ठीक है। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो एक ही मात्रा में एक ही मात्रा के होते हैं और हम इजीली उनको बोल सकते हैं, जैसे अ ई उ, री, इस टाइप से। ठीक है गाइज। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जो 2 मात्रा वाले होते हैं और ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। आ ई, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इस टाइप से जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है गाइज। इसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। फिर होते हैं हमारे संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कैसे हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है गाइज। इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे ए किससे बना होता है, अ धन ई। ऐ किससे बना होता है, अ धन ए। ओ किससे बना होता है, अ धन उ। औ किससे बना होता है, अ धन औ। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, संयुक्त स्वर। ठीक है। एक स्वर और होता है गाइज, अयोगवाह स्वर। अयोगवाह क्या होता है गाइज, अयोगवाह स्वर अंग और अह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये ऐसे स्वर होते हैं गाइज जहाँ जिनका कोई यूज ही नहीं है, मतलब ये कहलाने वाले 2 वर्ण अंग, अनुस्वार होता है, अंग जैसे होता है ना, अनुस्वार अनुस्वार होता है, और अह होता है विसर्ग। ठीक है। इनका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के साथ किया जाता है
अंग जैसे मैंने बात की विसर्ग होता है, तो उस विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजन के अंत में होता है, व्यंजन के अंत में होता है। ठीक है, जैसे प्रातः हम लिखते हैं तो स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में आते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अयोगभाव स्वर आपको ऐसे सिंपली याद रखना है, अयोगभाव स्वर जिनका कोई यूज ही नहीं है, जैसे अंग एन आह। ठीक है, इसको कहते हैं अयोगभाव स्वर। मैंने आपको बता दिया है अयोगभाव स्वर किसे कहते हैं। अब हम अपनी दूसरी पैरा पे आते हैं, वर्ण का दूसरा। जब वर्ण को व्यंजन पे बांटा है तो व्यंजन हमारे 33 प्रकार के 33 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं गाइज? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ म य ट ठ ड ड ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क से लेकर म तक, जो हमारे होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। समझ में आ रहा है गाइज? स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग कह सकते हैं हम की सहायता से होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण जैसे हम उच्चारण करेंगे, जैसे क का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी अंकों की सहायता से होता है। क क धन अ की आवाज़ भी आ रही ना, अ की, क धन अ, इस टाइप से आवाज़ आ रही है ना, क अ, तो ये हमारा साथ में चल के बना ना क। तो इनके उच्चारण में कंठ के, जैसे हमारा कंठ है जहाँ से हम बोलते हैं, हमारा गला, उसके अतिरिक्त जीभ में, जीभ के द्वारा जैसे हमारा होता है जीभ में, जैसे, और ये हमारे जो वो होते हैं, जैसे क कंठ से निकलता है। जैसे च की बात करें, च कहाँ से निकलता है? त, जीभ को ऊपर मिक्स करके च। ट ट ट कहाँ से निकलता है? मुंह से। ट ट डायरेक्ट, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन गाइज। ठीक है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे पूछेगा कंठ से कैसी कौन सा वर्ग है, जैसे अब ये जो मैंने आपको अगर लाइन में दिख रहा है, जैसे मैंने क लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है ना, ये क, ये पहला वर्ग है। ख दूसरा वर्ग है। ग तीसरा वर्ग है। घ चौथा वर्ग है। ड पांचवा, इस टाइप से ये वर्ग है। ठीक है ना, तो इस पे आपको लिखना है ये पहले वर्ग पे कौन कौन से आते हैं। क च ट त प, क च ट त प आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बनाया हुआ है, अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब कहते हैं, हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। हमारे कौन से होते हैं? य र ल व, य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व अंतस्थ होते हैं। क्या, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित है। ये जो वर्ण है, ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। य र ल, ये स्वर में भी आएगा, व्यंजन में भी आएगा, जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है, और ये आधे हमारे कह सकते हैं, हम इनको आप कह सकते हैं आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, और कह सकते हैं हम, जैसे हम इनका बोलते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीभ है ये सक्रिय नहीं रहती। य व देखो, य और वो बोलो, य पे जीभ लगेगी, वो पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आधे स्वर आधे व्यंजन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब लास्ट है श श श ह। ठीक है, ये इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब इनका उच्चारण करते हैं, हम जब बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो एक हमारे मुंह से ना हवा सी निकलती है। अगर आप बोलो श श श श श ह ह, तो आवाज़ निकल रही है और जीभ का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और इसके अतिरिक्त क्या होता है इसमें, इसके अतिरिक्त जैसे हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन है हमारे, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको। छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ, छ कैसे बना होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, छ किसके उससे बना हुआ है? क धन श, क धन श, छ बना है, क श श क, उच्चारण आ रहा है ना, तो इसीलिए। ठीक है, और जैसे श है, ये किससे बना है? श्र, श्र किससे बना है? श्र श्र श धन र, इसलिए इससे किससे बना है? श्र से।
ठीक है ना। और ज्ञ ज्ञ की बात करें, ज्ञ से ज्ञानी, तो वो किससे बना है, ज्ञ ज धन यूं, ठीक है, ज धन यूं से बना हुआ है ज्ञ। त्र किससे बना है, त धन र, त्र। तो इस संधि विच्छेद अगली क्लास में मैं लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं गाइस क्या, संयुक्त व्यंजन, ठीक है गाइस। तो ये हमारे होते हैं व्यंजन। हमारे कभी कभार एग्जाम में, जैसे शॉर्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो आप 33 और 11 मैंने क्लियरली कट लिखा भी हुआ है इसमें कि कितने क्या होते हैं, कितने क्या होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है गाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपनी। अब आते हैं हम, ये देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ना। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, देखो वर्ग है हमारा क च ट त प ब, देखो क ख घ ण, तो ये किससे किसके अंदर आते हैं, कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। चौवर्ग पे क्या होते हैं, च छ ज झ यूं, तालु से होता है इनका उच्चारण, ठीक है। ट वर्ग है हमारा, तो ट ठ ड ण, तो मूर्ध, मुंह से निकलते हैं। तो वर्ग में त थ द ध न, दंत से निकलते हैं, दांत से निकलता है। त थ बोलना आप कभी। प, जैसे प किससे निकलता है, ओष्ठ से, ठीक है। तो प फ ब भ म, तो यहाँ पर कई सारे आते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। तो इन टाइप से कौन कौन से वर्ग स्वर निकलते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्लियर कट, ये मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिया, य र ल व, ये आधे स्वर आधे व्यंजन कहलाते हैं, उनको ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब गाइज इसके बाद ना एक जरूरी चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। जब भी ये एग्ज़ाम हम देते हैं, जैसे कोई बच्चा LT के एग्ज़ाम्स वगैरह देगा टीचर्स के, तो उसमें ये सारे कई क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। और बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़। तो इसी के लिए हमने क्या करता है, एक ट्रिक बनाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसे ये ट्रिक काम करेगी, तो अल्प प्राण क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते हैं गाइज उसको कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले, ठीक है, जो सांस है उसकी मात्रा अल्प रहती है, जैसे उसको कहते हैं हम अल्प प्राण। समझ रहे हैं आप। तो अल्प प्राण उसको कहते हैं जैसे मुंह से निकलने, जैसे हमारा जो उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, वो मुंह से निकल के वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, जब मतलब कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। तो इस पर ट्रिक कैसे होगी, वर्ग का पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा, तो वर्ग का पहला तो मतलब वर्ग का पहला क, ठीक है, प्लस वर्ग का तीसरा, तीसरा हमने बताया ग, ठीक है, प्लस पांचवा, पांचवा कौन सा है, ण, ठीक है। और सभी अंतस्थ प्लस सभी स्वर लगेंगे इसमें। अब अंतस्थ व्यंजन आपको पता चल गया, अंग और अह, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन लग गए हमारे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन लगेंगे और सभी स्वर लगेंगे, अ आ ई ई। तो इस पे हमारी ट्रिक कैसे करेगी, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ सभी स्वर्ग गए। तो अल्प आयु में 135 का अंत हुआ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी गाइज यहाँ पर। हाँ तो गाइज इस पे क्या है, अल्प, अब हमने पढ़ा ना अल्प, कहाँ पर आ रहे हैं हम, अल्प में, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर क्या है, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है कि अल्प, जैसे हमें देखते ही पता चल रहा है जिसकी आयु कम, मतलब जल्दी जो मर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्प आयु में 135 का अंत हुआ सभी स्वर्ग गए, तो मतलब अल्प आयु में कौन मरा, 135 का अंत हुआ। 135 मतलब मैंने वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा शब्द आएंगे और सभी स्वर्ग गए। स्वर्ग से आपको याद रखना है सभी स्वर लगेंगे इसमें, इसको कहते हैं अल्प प्राण। समझ में आ रही गाइज आपको। फिर हम बात करते हैं महाप्राण, वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन लगेंगे इसमें, ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन भी इसमें जो है लगेंगे। तो महाप्राण क्या होता है, महाप्राण जो होता है हमारा, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा जो होती है हमारी, वो क्या होती है, निष्कासित होती है, मतलब वो मना होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम महाप्राण। तो इसमें वर्ग का दूसरा, दो, चार और चौथा व्यंजन, तो सब और प्लस सभी ऊष्म व्यंजन, और इसमें क्या लगते हैं, सभी हमारे ऊष्म व्यंजन लगते हैं। तो इसको जैसे हमारे ख, ग, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, प, फ, इस टाइप के जो होते हैं ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। और घोष, अब हम बात करते हैं घोष। घोष को हम कहते हैं सघोष भी कहते हैं,
अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए जैसे घोष क्या होता है, ध्वनि के उच्चारण में जब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होती है, प्रक्रिया की कमी होती है, ठीक है, और उच्चारण के साथ जो वायु के साथ बाहर आती है उन्हें घोष कहते हैं, ठीक है ना। इस आधार पर वर्णों को दो भाग में इसमें विभाजित कर दिया है, एक में घोष और एक में अघोष, ठीक है। तो इसको बात करते हैं हम घोष क्या, घोष में कैसे हम ट्रिक लगाएंगे, इसमें घोष और अघोष में कैसे ट्रिक लगाएंगे हम। तो इसमें हम ट्रिक लगाते हैं 345 की घूस देते ही अंदर है, 345 की घूस देते ही अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, घोष में क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा प्लस पांचवा और सभी अंतस्थ प्लस ह शब्द व्यंजन जो है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो देखिए अब मैं बात करवाता हूँ आपको गाइज, यहाँ पर देखो, ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, देखिए मैंने क्या कहा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा अर्थात घ, ठीक है, प्लस चौथा प्लस घ, ठीक है, प्लस पांचवा ड़, ठीक है, प्लस सभी अंतस्थ अंग एंड अह भी लगेगा, प्लस ह जो व्यंजन है हमारा ये भी इसमें लगता है, ठीक है, याद रखना। अब तो देखिए मैंने इसमें ट्रिक कैसे बनाई है, 345 की घूस देते ही अंदर, 345 तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण का शब्द, इसमें वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा इंक्लूड करेंगे हम व्यंजन को, प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन भी इंक्लूड करेंगे। घूस देते ही अंदर, अंदर से आप अंतस्थ याद रखना, है से आप ह व्यंजन को याद रखना, ठीक है ना। और वैसे ही अघोष की बात करें, वर्ग का प्रथम प्लस द्वितीय, तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 प्लस 2, वर्ग का पहला क प्लस ख और श श श, तो ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अघोष किसको कहते हैं गाइस, ध्वनियों के उच्चारण में स्वर दूर दूर रहते हैं, ठीक है, हमारे जिसमें उच्चारण करते हैं दूर दूर रहते हैं, और जैसे हम हवा आती है जैसे हमारे शब्द में बोलने में, तो बिना जैसे हवा में जैसे आपकी किसी चीज़ की कंपन रहती है ना, ख ख ख इस टाइप से, तो व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा तथा श श श और ऊष्म वर्ण अघोष है, ठीक है ना गाइज, अघोष होते हैं। तो गाइज ये ही मैंने आपको बताना था कि मेन इंपॉर्टेंट घोष और अघोष में, इनमें जो ट्रिक्स है हमारी 345 की घूस देते ही अंदर, तो इसमें आपको घोष की चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और इसी से आप क्या कर सकते हैं, अघोष को भी क्लियर कट कर सकते हैं अपने माइंड में, जिससे आपको ईजिली याद रहेगा, ठीक है गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाँ गाइज यहाँ पर कुछ ऐसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछता है। आवाज़, आवाज़ को कैसे लिखते हैं, आवाज़ न कि आवाज़ कहते हैं। आराम, आराम नहीं आराम, तो इस टाइप से कई सारे हमारे शब्द हैं जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद हम चलते हैं कुछ हमारे अभ्यास प्रश्न में, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने पढ़े। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, पहला क्वेश्चन है हमारा गाइज, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 50, 52, 57 या 55, तो 52 है, ठीक है गाइज। इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, देखिए अंतस्थ हमने व र ल, अंतस्थ जिनका कोई जो इंक्लूड नहीं होती हैं, तो इसमें कौन सी है हमारी गाइज, ब, ठीक है। इनमें कौन सा ऊष्म वर्ण कौन सा है, देखिए कौन सा ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन सा है हमारा, त फ र या श, तो बताइए गाइज। तो इसमें कौन सा है, श, ठीक है। ऊष्म व्यंजन श श श ह को ऊष्म व्यंजन माना गया है, पहले का बताया था ऊष्म व्यंजन होता है। तो इनको ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय तो इनके उसमें क्या होता है, जैसे उच्चारण करते हैं जिन ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा निकले, उसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है किसका, स्वर में, स्वर में री को इंक्लूड करा गया है, ठीक है ना, ना कि व्यंजन में, ना द्विगुण व्यंजन में, तो स्वर में किया गया है। निम्न से कौन सा, देखो मूर्धन्य, तो मैंने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब जो आपको मैंने स्लाइड्स में पढ़ाए हुए थे, देखो यहाँ से ही क्वेश्चन निकला है नहीं निकला है, ये देखिए। तो इसमें कौन सा मूर्धन्य है, मूर्धा, मूर्धा मुंह से निकलने वाला, ट ठ ड ड ण, तो इसमें अगर कोई भी आपको याद कर लेना। और यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखो मूर्धन्य ट ठ ड ड़ नहीं है हमारा, तो ये ड जो है इसको आपको साइड करना है, ठीक है। यही हमारा क्या है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, किसके, द कहाँ पर आता है हमारा, हाँ गाइज,
तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत के। तो हमें याद रखना है, देखो दंत्य ओष्ठ, दांत से कौन निकलता है हमारा, त थ द ध न। तो कई गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर अब मैं बात करूं, जैसे अगर आप समूह के कोई भी एग्जाम्स देंगे ना गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी पैरा से आएंगे, ठीक है। मेन पैरा यही है आपका, तो इसको पैरा को आपको कंप्लीट याद करना है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चंस बैठे हुए हैं तो गाइस यही मेरे क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप इसमें कई सारे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जिसमें डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कट करूँगा उसमें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक कर दूंगा, आप उसमें मेरे से क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं PDF फिर उसमें अपलोड कर लूँगा और आप उसमें से ले सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है गाइज। तो लास्ट में गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे को चैनल जो है लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको करिए गाइज। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।